everyone, today we are going to start your BSc third semester physics very first paper that named electromagnetism. जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफ़ेक्ट के बारे में। ये कुछ कंटेंट्स हैं या फिर यूनिट्स की डिटेल्स हैं जो कि आप इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट जो मेनली जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बेस्ड लॉज के बारे में बात करेंगे और डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट है जो आपकी मेनली कंसंट्रेटेड है, वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स और उसके बेस्ड लॉज के बारे में, जिसमें हम एम्पियर्स लॉ या फिर बायो-सैवर्ट लॉ जो आप पहले 12th में पढ़ चुके हैं उसको और डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट में मेनली हम मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म को ड्राइव करेंगे। इन फोर्थ यूनिट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव्स करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमें समझना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, किन किन साइंटिस्ट या इन्वेंटर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो ये हम कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि ये ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर हम समझें तो हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा चार्ज होता है वो स्टेशनरी स्टेट में होता है और मैग्नेटोस्टैटिक में जो चार्ज होता है वो स्टेशनरी स्टेट में ना रह के मूव करने लगता है, जिससे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हमारा चार्ज ना केवल मूव करे बल्कि एक्सेलरेट भी करने लगे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होने लगती हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम कोरिलेट करें अदर ब्रांचेस, फिज़िक्स की अदर ब्रांचेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में समझा था कि जो बल्क मटेरियल है या फिर कोई बॉडी है या फिर कोई मास है उस पर क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन के बारे में हमने इसमें स्टडी करी थी। लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल का साइज़ कंपैरेटिवली क्वांटम मैकेनिक्स में छोटा हो गया था, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या था कि कंपैरेटिवली हमने किसी पार्टिकल की स्पीड का रिलेटिव मोशन के बारे में जाना था, जिसमें हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा इसमें पढ़ा था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें कहीं ना कहीं ये तीनों जो अदर ब्रांचेस हैं वो कोरिलेट करती हैं। कैसे करती हैं वो हम यही जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पेपर है वो कहीं ना कहीं हम जिसमें हम समझेंगे। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल है। तो हम ऐसे आप समझ सकते हैं कि 11th 12th में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि कुछ नेचर में फंडामेंटल्स फोर्सेस पाए जाते हैं जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में पहले ही समझ चुके हैं कौन कौन से होते हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस। दैट इज़ नॉट ओनली, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम इस स्लाइड के ज़रिए पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन सभी फोर्सेस से डिफरेंट है। एक्चुअली जो अगर हम केवल स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर
और इसी फोर्स की वजह से ही जो न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो आपस में बाउंड हो पाते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। अब हम बात करें वीक फोर्स के बारे में, तो वीक फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तब फाउंड आउट होते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड में रिलेटिव स्ट्रेंथ, सभी फोर्सेस की रेंज, पार्टिकल मीडिएटर एंड पार्टिकल मास के बारे में भी शोन है, तो आप ये सब रिकॉल कर सकते हैं। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं और इनका रेंज इनफाइनाइट तक होता है। लेकिन ये जो ग्रेविटी है और स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स हैं, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फील होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस को फील हो जाते हैं और वीक फोर्स हमारे रेडियो एक्टिव डिके में, और ग्रेविटी तो हम नॉर्मली डेली लाइफ में फील करते ही हैं। पर इधर क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई तो पर्टिकुलर रीज़न होगा। और एक्चुअल में एक मेन बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक खास बात ये है कि ये फोर्स एक लौता ऐसा फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेविटी से 10⁻32 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब करोड़ से भी करोड़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये ग्रेविटी से भी ज़्यादा। तो भाई इतना जब स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेविटी की तरह फील क्यों नहीं होता है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये फोर्स ने एक हमारे नेचर में एक बैलेंस बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये हमें फील नहीं हो पाता है। अब आप बात करेंगे कि ऐसा क्या एग्जाम्पल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के। एक्चुअली ग्रेविटी को छोड़कर जितने भी फोर्सेस चाहे वो फ्रिक्शन हो या फिर हम दोनों हाथों को रब कर रहे हैं या फिर किसी बॉडी पर टेंशन लग रहा है, वो सभी फोर्सेस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल कोई भी मटेरियल है वो एटॉम से मिलकर बना है, ठीक है। तो एटॉम में कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होता ही है। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पर्टिकुलर टॉपिक पर कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन रहे। तो सबसे पहले जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो थी मास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो होती है चार्ज। तो चार्ज के बारे में पता होना ज़रूरी है कि चार्ज को सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया। वैसे चार्ज को हम अगर ऐसा कहें कि हम डेली लाइफ में हम चार्ज से घिरे हुए हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ये छोटा मोटा खेल आप बचपन में भी करते होंगे, कॉम्ब को अपने हेयर्स पर रब करके कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते होंगे। इसके अलावा आप टर्न करते हैं अपने पेपर्स को, बुक के किसी पेपर्स को, तो आपने चार्जेस को महसूस किया होगा, या फिर स्वेटर को उतारते टाइम आपने चार्जेस को महसूस किया होगा। इसके अलावा चार्जेस को फील करने का एक लाइवली एग्जाम्पल आप बादलों में बिजली का कड़कना भी देख सकते हैं, क्लाउड लाइटनिंग। तो एक तरीके से फ्रिक्शन की वजह से ही ये चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और चार्ज एक फंडामेंटल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। सबसे पहले चार्जेस को ऑब्जर्व किया गया था सर थेल्स ऑफ मैलेटस के द्वारा। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, इन्होंने ये देखा कि जब हम 2 गिलास की रॉड्स को किसी सिल्क के कपड़े पर रब करते हैं और उन दोनों रॉड्स को जब आपस में पास लाया जाता है तो वो दोनों जो ग्लास की रॉड्स हैं वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। ये वेरी फर्स्ट जो डायग्राम है ग्रीनिश ब्लू कलर की आपको जो रॉड दिख रही हैं ये ग्लास की रॉड्स ही हैं जिसको इन्होंने सिल्क के क्लॉथ पर रब किया था। और जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा होगा, इन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि जब हम
किसी रबर के रॉड को, दो रबर की रॉड को आपस में, दो रॉड्स को जब हम किसी फर के ऊपर रब करते हैं, या फिर फर कह सकते हैं, ये किसी कैट की स्किन पर रब करते हैं, तो और फिर इन रबर की रॉड्स को पास लाया जाता है तो वो भी एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हुए दूर हटाने लगती हैं। लेकिन जब इन ग्लास की रॉड और रबर की रॉड को अलग अलग जब पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो ये केवल ऑब्जर्वेशन थी जो कि 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट, 600 बिफोर क्राइस्ट पर केवल एक ऑब्जर्व करी गई थी। लेकिन कई सौ साल बाद जब मैग्नेटाइट, जो कि नेचुरल मैग्नेट्स थी, इन सब का भी कह सकते हैं इन्वेंशन हो चुका था, उसके बाद 1747 में एक यूएस के फिजिसिस्ट जिनका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन जो चार्जेस हैं उनको नाम दे दिया। तो उन्होंने रैंडमली क्या किया कि जो ग्लास की रॉड्स थी उनको उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस का नाम दे दिया, और जो ये रबर की रॉड्स थी उन्होंने ये नाम दे दिया कि ये इन पर चार्जेस नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्जेस को सबसे पहले इन्वेंट किया था थेल्स ऑफ मेलेटस ने, लेकिन उनको नाम दिया था सर बेन फ्रैंकलिन ने, और जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था। हम जो यूएस डॉलर बिल है उस पर सर बेंजामिन फ्रैंकलिन के पोर्ट्रेट को भी देख सकते हैं। ये एक अच्छे फिलोसोफर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे यूएस के, और एक वन ऑफ द फाउंडर थे यूएस के। तो इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हमारी फिज़िक्स के फील्ड में भी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की जिनका कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये थे 1785 में सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इन्वेंशन किया था उस टाइम टॉर्शन बैलेंस का। तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेंट किए थे टाइनी मतलब छोटे चार्जेस को इन्होंने एक तरीके से इन्वेंट किया, और इन्होंने अपना लॉ दिया जो कि था F = Q1 Q2 और R²। मतलब इन्होंने दो टाइनी चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट किया, जहां R इन दो छोटे जो चार्जेस थे उनके बीच का डिस्टेंस है। अब आगे आए एम्पियर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये देखा जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे जो इन्वेंटर थे वो थे ओएस्टर, जिन्होंने कंपास निडल इन्वेंट करी थी 1820 में। तो इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट कनेक्शन बताया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। ये तो इन्होंने तो कनेक्शन बताया, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो मेनली पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो मेनली कंट्रीब्यूशन था, मेन कंट्रीब्यूशन वो दो साइंटिस्ट ने ही दिया था। पहले थे माइकल फैराडे और दूसरे थे मैक्सवेल। माइकल फैराडे ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उस टाइम पे उन्होंने डिस्क जनरेटर को इन्वेंट किया था। तो डिस्क जनरेटर के जरिए उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और कैसे मैग्नेट्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक करंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड पर इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफ़ेक्ट को अपने इन्वेंशन के ज़रिए देखा था। और सर मैक्सवेल के बारे में आप जानते ही हैं कि इन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी थी, और इन चारों में से एक इक्वेशन को इन्होंने मॉडिफाई किया था। वो 4 इक्वेशन थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्होंने, और फोर्थ इक्वेशन जो थी एम्पियर लॉ, जिन्होंने मैक्सवेल ने उन्होंने इनको मॉडिफाई किया और नाम दिया मॉडिफाइड एम्पियर लॉ।
पे 4 इक्वेशन दी, जिसके बेस पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक तरीके से मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया। लेटर ऑन 1895 में मार्कोनी ने क्या किया, इन्होंने जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ का यूज़ करके जो सिग्नल्स थे इन्होंने रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए एक एंड से दूसरे एंड तक पास ऑन किए। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो डिफरेंट इन्वेंटर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिए। इसके आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये आप ऑलरेडी इस चीज़ से फैमिलियर होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कि हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी क्या वेवलेंथ है और क्या फ्रिक्वेंसी है, ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिएगा। आगे अगर कभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस पर, उनकी वेवलेंथ या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी पूछें, एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे इंफ्रारेड की क्या है, एक्सरे की क्या है, तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में के इस पेपर में आपको यूज़ हो सकते हैं डेरिवेशन के ड्यूरेशन में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, स्केलर्स, वेक्टर एडिशंस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, कर्ल, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम, इंटीग्रल। इन सबको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स से भी थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं। स्केलर्स के बारे में हम जानते हैं, वेरी मच फैमिलियर हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर्स क्वांटिटीज़ के और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के। आगे हम बात करें अगर वेक्टर्स का एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूलेज हैं, ट्राइंगल लॉ है या फिर पैरेललोग्राम लॉ है, उसमें क्या फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए डॉट बी द्वारा, और जिसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करें दो प्रोडक्ट का, तो उसको क्रॉस के ज़रिए हम डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है और एन कैप का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल से ये शोन है, तो इसको थोड़ा रिकॉल कर लेंगे आप, जहाँ आपका एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप एनसीईआरटी की बुक से कि कैसे जो दो वेक्टर्स का क्या प्रोडक्ट्स होता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट्स, या तीन वेक्टर्स का क्या स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल होता है वो सिंगल इंटीग्रल्स के फॉर्म में हम इस चीज़ को शो करते हैं। सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल से डिस्क्राइब करते हैं। या फिर हम सरफेस इंटीग्रल को देखेंगे तो इसमें इंटीग्रल जो लिमिट्स होती हैं वो सरफेस पर ही डिपेंड करती हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल में जो इंटीग्रल लिमिट्स होती हैं उसको हम देख सकते हैं कि वो डिपेंड करती हैं केवल और केवल वॉल्यूम पर। अब आगे बढ़ेंगे हमने ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल को इसलिए थोड़ा सा रिकॉल किया था कि जिससे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को थोड़ा सा आगे डिफाइन कर पाएँ। तो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो एक्चुअली मेनली यूज़ होती है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। तो मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ सेम वेक्टर
तो हम अगर इसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से ही डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the volume integral of the divergence of any vector quantity over the volume is equal to the surface integral of the same vector quantity over the surface। अब हम बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की। तो स्टोक्स थ्योरम का मेनली यूज़ होता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर क्वांटिटी ओवर द सरफेस। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं अगर 2 नंबर का आ जाए क्वेश्चन कि स्टोक्स थ्योरम को लिखें या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को डिफाइन करें, तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखकर उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। अब ये है आपकी वेरी फर्स्ट यूनिट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।